हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पावर को, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं पावर के साथ। आपको यहाँ पर एक सर्किट गिवन है जिसमें एक बल्ब है और उसको मैंने एक बैटरी से अटैच किया है। जब भी मैं पावर वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि बल्ब की पावर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं सर, या बैटरी की पावर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि बैटरी की पावर डिस्कस करने की कोशिश हो रही है। आपने लोकल बोलचाल में सुना भी होगा कि बैटरी की पावर कम है इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। क्लियर है बात। तो हम किसकी पावर डिस्कस कर रहे हैं बेटा? आपके सोर्स की। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है पावर आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है ना। और अभी अभी आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? वर्क बाय चार्ज के होता है ना। तो वर्क को क्या लिख सकता हूँ मैं? पोटेंशियल इनटू चार्ज लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय टी। और क्यू बाई टी क्या होता है बेटा? आई होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? वी आई आ गया। मैं इसको याद कैसे करवाता हूँ बच्चों को? वी आई पी फॉर्मूला ही है, वी आई इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो किसी भी केस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई होता है। परंतु इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास एक और फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है बात आपको? तो अगर मैं V को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो इस चैप्टर में हमें एक और फॉर्मूला मिला पावर का, डेट विल बी इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैंने V को सब्स्टिट्यूट किया, हो सकता था मैं I को सब्स्टिट्यूट कर देता। तो एक और फॉर्मूला और हमारे पास आ जाएगा V स्क्वेयर बाय आर। समझ आई बात आपको? तो पावर के 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको याद रखने हैं। पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, और पावर इज इक्वल टू व्हाट बेटा? वी स्क्वेयर बाय आर। ये फॉर्मूला कब लगाना समझदारी है? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। और ये फॉर्मूला कब लगाना समझदारी है? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर हो रही है बात आपको? तो पावर टॉपिक को अगर कंक्लूड करूं तो पावर क्या है बेटा? वर्क अपॉन टाइम एंड आल्सो इक्वल टू वी इंटू आई स्क्वेयर आर एंड आल्सो वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, अब आप इस पेयर को लें एक बार, तो वर्क बाय टाइम कितना हो गया? वी आई हो गया, और वर्क किसके बराबर हो गया? वी आई टी के बराबर हो गया। क्लियर हो रही है बात आपको? ये वर्क क्या है बेटा? देखो, वर्क, हीट और एनर्जी एक ही आदमी के 3 नाम होते हैं बेटा। देखो, मैंने खाना खाया तो मुझे क्या मिली? एनर्जी मिली, और उसके बिहाफ पर मैं क्या कर पाया? वर्क कर पाया। समझ आई बात? मैंने खाना खाया तो एनर्जी मिली, और एनर्जी के बिहाफ पर क्या हुआ? वर्क हुआ। तो मतलब एनर्जी और वर्क आपस में बदले जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इनको। क्लियर है बात आपको? और इसी तरीके से हीट, मान लो ये एक मेरे पास पानी का बीकर है, इसको मैं नीचे से गर्म कर रहा हूँ, तो आप क्या सप्लाई कर रहे हो? हीट। और हीट की वजह से इसकी क्या बढ़ेगी? एनर्जी। तो अल्टीमेटली ये तीनों चीज़ एक ही हैं, जस्ट नाम बदल गए हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। यस और नो? दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय दी बैटरी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और उसको मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया है, तो ये एनर्जी सप्लाई करेगी बैटरी। ठीक है, अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं मानूँ यहाँ पर मेरी 100 जूल एनर्जी थी, तो यहाँ पर कितनी मिली होगी? लेट 90 जूल। 10 जूल क्या हो गई? इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खत्म हो गई। तो बैटरी का काम क्या है? अब इस 90 को फिर से 100 कर यहाँ पर भेजना। तो मतलब 10 एनर्जी बैटरी लगातार क्या की जा रही है बेटा? ऐड की जा रही है, और अपनी ताकत को कम की जा रही है। और एक समय के बाद इसके पास कुछ ताकत बचेगी नहीं, तो आप बोल दोगे कि डिम हो गई है और इसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया। क्लियर है? अब ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 100 जूल, यहाँ पर 90 जूल, तो 10 जूल कहाँ गई? वो हीट के रूप में क्या हो गई बेटा? डेसिपेटेड हो गई। क्लियर है बात आपको? आप देखते हो कि थोड़े समय के बाद जब करंट गुजरता है किसी भी वायर में से, वो गर्म हो जाती है, तो वो एनर्जी वेस्ट हो गई है, हीट के रूप में चली गई है। क्लियर है बात आपको? तो यहीं से देखो जरा ध्यान से, जो एनर्जी वेस्ट हुई उसको कैसे लिखा जा सकता है? लगातार जो आपका बैटरी काम कर रही है वो कितना है? ये 10 है, वो इसी के बराबर है बेटा। तो वर्क किसके बराबर आया? वी आई टी के। और इस V को अगर मैं आई आर लिखूँ तो वर्क कितना हो गया? लगातार जो बैटरी कर रही है आई स्क्वेयर आर टी। और यही वर्क तो हीट के रूप में चला जा रहा है बेटा। दिस इज नथिंग बट क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है बेटा? करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितने समय तक करंट पास कर रहा है उसके भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो जो ये हीट है ये अनडिजायरेबल है। अल्टीमेटली ये आपकी बैटरी की लाइफ को कम कर रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैं स्विच दबाता हूँ तो पंखा चालू हो जाता है।
तो मेरी जो सोच है, अगर मैं 100 जूल सप्लाई कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकली तो वो 100% 100 जूल मेरे को मैकेनिकली मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 90% मैकेनिकली एनर्जी मिलेगी और 10% वो हीट के रूप में क्या हो जाएगी, डेसिपेटेड हो जाएगी। इस पंखे के कुछ पार्ट होंगे, मोटर वगैरह, वो गर्म होंगे और वो हीट को क्या करेंगे, डेसिपेट करेंगे। क्लियर हो रही है बात आपको? तो वैसे तो रियलिटी में देखें, कुछ केस में जो ये हीट लॉस है वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन इसके लिए सबसे बुरी बात ये है कि इसको रोका भी नहीं जा सकता। आपका जो कंपोनेंट है, जो डिवाइस है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, जिसमें हीट लॉस 0, ठीक है। लेकिन किसी केस में हम जानबूझकर हीट लॉस को करवाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रेस में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस की कॉइल होती है, करंट आपने सप्लाई किया, ये कॉइल क्या करेगी, हाई रेजिस्टेंस की है, तो सारे की सारी जो एनर्जी आई उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, हीट में। अब इसी हीट की वजह से आप अपने कपड़ों को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात आपको? नंबर 2 बात, जैसे आपका वाटर गीजर होता है, उसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल वाटर गीजर, उसमें भी एक कॉइल होती है। आपने करंट सप्लाई किया, वो करंट पूरी तरीके से हीट में बदल जाएगा और हीट की वजह से जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? जैसे आपके जो पीली रोशनी वाले बल्ब होते थे, ठीक है, तो वहाँ पर जो हीट सप्लाई होती है वहाँ 2 भागों में बढ़ती है, एक तो लाइट एनर्जी में और एक हीट एनर्जी में। सिर्फ 1% हीट ही लाइट एनर्जी में बदल पाती है और 99% किस में बदल जाती है बेटा, हीट एनर्जी में। क्लियर है बात आपको? वहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका आता है कि वहाँ पर जो फिलामेंट है, जो पतला सा वायर होता है, ये वायर होता है ना, देखो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा कभी, एक पतला सा वायर होता है यहाँ पर, ठीक है, उसको फिलामेंट बोलते हैं, कि वो टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 99% किस में बदल रही है, हीट एनर्जी में, तो अच्छा खासा टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। और इस टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए मटेरियल की मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, और टंगस्टन ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है बेटा, करीब 3400 डिग्री सेल्सियस है, तो टंगस्टन को ही यूज़ किया जाता है एज ए फिलामेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को भी समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे को कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मैं अपने प्रयासों को जारी रख सकूँ और बेहतर कर सकूँ। चलिए बेटा, थैंक यू।